हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। बेटा सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है ग्रुप 2 की क्लासेस के अंदर। बेटा अगर मैं बात करूं, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के ग्रुप 2 का पेपर नंबर 6 पार्ट बी। सर अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप सबको पता है, आप लोगों के न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। आप लोगों की न्यू स्कीम के अंदर आप लोगों का जो ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 6 है, वो कंप्लीट पेपर आप लोगों का है बेटा एफएम एंड एसएम। आप सबको पता भी होगा बेटा। अगर मैं बात करूं एफएम एंड एसएम, एफएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट and SM stands for strategic management. This is your complete paper. This is your complete paper, that is paper number 6. और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आप लोगों का पेपर नंबर 6 पार्ट बी। सर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, लेकिन मैं ये एज्यूम करके पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं पता। अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो आपका कंप्लीट पेपर है, दिस कंप्लीट पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर बेटा 100 नंबर का है। इस 100 नंबर के पेपर के अंदर बेटा दो सेक्शन है या दो पार्ट हैं। पार्ट ए क्या है बेटा, एफएम, एफएम मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और पार्ट बी क्या है बेटा, एसएम, एसएम मींस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर पार्ट ए जो है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस पार्ट का जो वेटेज है दैट इज 50 मार्क्स। सेम जो पार्ट बी है बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इस पार्ट का वेटेज भी बेटा है 50 मार्क्स। कंप्लीट पेपर कितना हुआ बेटा, 100 नंबर का। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आता है, सर क्या हमें अलग अलग पास होना है? नहीं बेटा, आप लोगों को अलग अलग पास नहीं होना। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर दो सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जिसमें एफएम के क्वेश्चंस होंगे, एज वेल एज सेक्शन बी जिसमें एसएम के क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर तो एक मिलेगा, लेकिन बेटा आप लोगों को जो आंसर शीट्स मिलेंगी वो दो मिलेंगी। एक आंसर शीट्स में आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आंसर्स लिखने होंगे, और एक आंसर शीट में आप लोगों को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के आंसर लिखने होंगे। ठीक, आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आउट ऑफ 100 मिलेंगे। अब वो आउट ऑफ 100 आपको पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं बेटा, आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं 40 मार्क्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, आप लोग 40 नंबर कैसे भी ले आइए, आप 40 नंबर एफएम में से ले आइए या 40 नंबर एसएम में से ले आइए, आप पास हो जाएंगे इंडिविजुअली। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप लोगों को कहीं ना कहीं बेटा दोनों पेपर पढ़ के जाने पड़ेंगे, तभी आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, मैं आप लोगों को पेपर नंबर 6 के अंदर पार्ट बी जो है दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मैं आप लोगों को ये वाला पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। एफएम वाला पोर्शन दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है बेटा, वो आपको आपकी एफएम की फैकल्टी, जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी है, वो कंप्लीट कराएंगे। तो बिना समय गवाए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का पेपर नंबर 6 पार्ट बी दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने फाउंडेशन में मेरे से बीसीके नहीं पढ़ा था। अगर मैं बात करूं बेटा, माय नेम इज सौरभ विग, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बेटा मुझे 15 साल से ज्यादा हो गया है सीए एज वेल एज सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। बेटा मेरा जो लेक्चर्स हैं वो मेरठ में एज वेल एज दिल्ली लक्ष्मी नगर में होते हैं। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं, मैं बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में विजिटिंग फैकल्टी भी हूं। अब अगर मैं बात करूं बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा वो चीज देखते हैं। बेटा अगर मैं बात करूं हम लोगों का पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा, हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो रहेगा बेटा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं आप लोगों को बेटा कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं आप लोगों को क्रैमिंग नहीं करवाऊंगा, दैट इज रट्टाफिकेशन नहीं करवाऊंगा। हम लोग बेटा जो भी चीज पढ़ेंगे वो प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली समझेंगे चीजों को। कॉन्सेप्चुअली समझने के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, क्लास के अंदर ही बेटा मैं आप लोगों को नोट्स भी बनवाऊंगा। इसका मतलब बेटा जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे
क्लास के अंदर हम उस कॉन्सेप्ट की क्या करेंगे बेटा, नोटिंग करेंगे। तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बेटा आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे बेटा, एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसके अंदर बेटा क्लास के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्लास के अंदर उस कॉन्सेप्ट की नोटिंग कराऊंगा। अब ड्यूरिंग दी नोटिंग, जब आप नोटिंग कर रहे होंगे तो बेटा मैं कुछ कीवर्ड्स होते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको हम लोग कीवर्ड्स को क्या करेंगे बेटा, उन कीवर्ड्स को मैं आपको बोलूंगा, उन कीवर्ड्स को आप क्या करें बेटा, हाईलाइट करें। अब सर ये कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के पीछे रीजन क्या है, आपको ये कीवर्ड्स अपने आंसर्स में लिखने पड़ेंगे। बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह लो या एक सिंपल सा वर्ड ये कह लो कि आप लोग अगर आंसर्स को लिख रहे हो तो आंसर्स को लिखते टाइम आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जो अपने आंसर्स में लिखने पड़ेंगे, तभी बेटा आप बहुत अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो बेटा जब आप कीवर्ड्स को लिखोगे तो क्लास के अंदर मैं नोटिंग कराते टाइम आपको कुछ कीवर्ड्स को बोलूंगा, या तो आप अंडरलाइन कर लीजिए या उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए। अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं तो अपने साथ बेटा रजिस्टर के साथ साथ अपने पास एक हाईलाइटर भी रखिएगा। हाईलाइटर से आप उन कीवर्ड्स को क्या करेंगे बेटा, हाईलाइट करेंगे। तो हम लोग बेटा क्लास के अंदर जो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, मैंने आपको ये समझाया है। हम लोग सबसे पहले चीजों को समझेंगे, समझने के बाद मैं बेटा क्लास के अंदर आपको नोटिंग कराऊंगा। नोटिंग के लिए आपको एक अलग से डेडिकेटेड रजिस्टर मेंटेन रखना पड़ेगा। जब आप नोटिंग करेंगे तो बेटा मैं आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको क्या कहूंगा, अंडरलाइन कीजिए या बेटा कहीं ना कहीं उनको हाईलाइट कीजिए। अगर आप अंडरलाइन कर रहे हैं तो किसी डिफरेंट कलर के पेन से, जैसे आप ब्लू कलर का पेन यूज कर रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, तो आप रेड कलर के पेन से उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, या अपने साथ एक हाईलाइटर रखिए, उस हाईलाइटर के थ्रू आप उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए। कीवर्ड्स को हाईलाइट करने के पीछे मैं लॉजिक बता चुका हूं बेटा, आप लोगों को कहीं ना कहीं उन कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में लिखना पड़ेगा, तभी बेटा आपको अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हो, आप ऑब्टेन कर सकते हो। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। जितने भी लाइव स्टूडेंट्स हैं बेटा वो मुझे चैट बॉक्स के अंदर जो भी उनकी क्वेरी है वो रिप्लाई कर सकते हैं। अब सर सबसे पहला पॉइंट, ये जो आप लोगों का एसएम, जो आप लोगों का एसएम है, दैट इज 50 मार्क्स का आप लोगों का जो एसएम का पोर्शन है बेटा, इस 50 मार्क्स में से आपके 15 मार्क्स के आएंगे एमसीक्यू, और रेस्ट कितने बेटा, रेस्ट हुआ बेटा 35 मार्क्स। जो आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे बेटा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब है बेटा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। सर क्या मतलब, 50 मार्क्स में से 15 नंबर के बेटा आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सिंपल सा मतलब है 30% आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। 30% का सिंपल सा मतलब है 100 में से, दैट इज एफएमएसएम जो आपका 100 नंबर का पेपर है, उस 100 नंबर के पेपर में से 30% ऑफ द पेपर इज एमसीक्यू बेस्ड। अब वो 30% कैसे डिवाइड किया गया, 50 नंबर का जो एसएम है इसमें से 15 नंबर के आपके एमसीक्यू आएंगे, रेस्ट 35 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ठीक, अब सर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सिलेबस की बात करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, हम लोग जो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ये एज पर योर न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। मैं आपको न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो एज पर योर न्यू स्कीम आपके सिलेबस के अंदर टोटल 5 चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सर अगर मैं ओल्ड स्कीम की बात करूं तो ओल्ड स्कीम के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स थे, 8, लेकिन न्यू स्कीम के अंदर बेटा थोड़ा सा चैप्टर्स को क्या किया गया, चैप्टर्स को 5 कर दिया गया। सबसे पहला चैप्टर जो आपके स्टडी मॉड्यूल के अंदर है वो चैप्टर का नाम है दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर जो है बेटा दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। सेकंड जो चैप्टर आपके सिलेबस में गिवन है दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस।
स्ट्रैटेजिक एनालिसिस किस चीज का बेटा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थर्ड चैप्टर की बात करूं तो बेटा थर्ड चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है एंड दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बेटा इंटरनल एनवायरनमेंट का। तो थर्ड चैप्टर आपके सिलेबस में जो गिवन है दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। फोर्थ चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है दैट चैप्टर इज स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, दैट इज स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। दिस इज योर फोर्थ चैप्टर। एंड लास्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में गिवन है दैट इज स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। Strategic implementation and evaluation. These are the total 5 chapters which covers your whole syllabus of strategic management. अब सर ये जो आपके 5 चैप्टर हैं ये मैंने आपके सामने जो सीक्वेंस लिखा है ये आपके स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग सीक्वेंस लिखा है। जो आपके स्टडी मॉड्यूल के अंदर सीक्वेंस गिवन है मैंने उस स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के आपका सीक्वेंस लिखा है। सर क्लास के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जो आज हम लोग शुरुआत करेंगे, वो आपके इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से करेंगे। क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाऊंगा दैट इज स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। इसका मतलब सर हमारा क्लास के अंदर जो पढ़ने का सीक्वेंस है वो आपके स्टडी मॉड्यूल से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इसलिए बता रहा हूं फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्योंकि बाद में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। जब वो मॉड्यूल को ओपन करते हैं तो स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सर क्लास के अंदर आपने जो सीक्वेंस फॉलो किया वो सीक्वेंस स्टडी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। तो बेटा मैं पहले लेक्चर में आपको यह बता रहा हूं कि क्लास के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका जो पढ़ने का सीक्वेंस है वो आपके मॉड्यूल से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को बेटा सिलेबस को नोट करना है तो नोट कर सकता है। सबसे पहले आप लोग सिलेबस को नोट करिए। आप नोटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं बेटा चीजें आपको बहुत सारी क्लास के अंदर ही क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर किसी को बेटा नोट करना है सिलेबस तो नोट कर लीजिए। स्टार्ट कर रहे चैप्टर नंबर 1 से इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब एक बात और, जैसे जैसे हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा मैं आप लोगों को साथ के साथ दैट इज लेक्चर के अंदर ही बेटा चैप्टर के अंदर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू आपके मॉड्यूल में गिवन हैं वो सारे एमसीक्यू हम लोग क्लास के अंदर ही चैप्टर कंप्लीट होते ही या टॉपिक कंप्लीट होते ही क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब सर हम लोग जितने भी एमसीक्यू आपके मॉड्यूल में गिवन हैं उन सारे एमसीक्यू को क्लास के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। सर क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा? बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी आप लोगों के बहुत सारे पेपर एक साथ चल रहे हैं तो क्लास का ड्यूरेशन जो अभी रहेगा स्टार्टिंग में वो 1 घंटे के अप्रोक्सीमेट रहेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा हो सकता है, दैट इज 1 आवर से ज्यादा हो सकता है 1.5 आवर। लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग के अंदर अभी आपके बहुत सारे पेपर चल रहे हैं तो बेटा अभी के लिए जो हम लोग क्लास के अंदर ड्यूरेशन रख रहे हैं वो 1 आवर, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़े टाइम के बाद इस ड्यूरेशन को मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। सर अगर मैं बात करूं तो टोटल सिलेबस कितने आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा? बेटा अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली 60 आवर्स के अंदर हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा जिन स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट, वापस बोल रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स का बोथ ग्रुप है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बेटा। बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट का बेटा अटेम्प्ट नवंबर पड़ेगा, बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स बेटा बहुत स्मूथली आप लोग इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट हैं जो बेटा मई के अंदर ग्रुप 2 देंगे,
ठीक है बेटा, उनका भी कंप्लीट हो जाएगा फरवरी एंड तक ये सब्जेक्ट। ठीक, एज सच आप लोग एक चीज याद रखना, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन बेटा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्लियर है सर? नोट कर लिया सिलेबस। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपके चैप्टर नंबर 1 से, एंड चैप्टर नंबर 1 जो आपका है दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर सबसे पहले जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेटा सबसे पहले जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर के अंदर हमें कितने सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैं सबसे पहले बनाऊंगा बेटा उसका एक चार्ट। ठीक है, अब ये जो चार्ट बनेगा बेटा, ये चार्ट कहलाएगा मास्टर चार्ट, कि हमें चैप्टर के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप लोगों को जो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं मैं आपके सामने लिख रहा हूं। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है बेटा, concept of strategy. This is the second सब टॉपिक। एक इसके अंदर आपको पढ़ना है बेटा strategy is partially proactive. Strategy is partially proactive and partially reactive. पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। इसके बाद आपको इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एसएम लिख रहा हूं। एसएम की फुल फॉर्म बता चुका हूं बेटा, एसएम स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो बेटा आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले सर एसएम की डेफिनेशन, दूसरा आपको पढ़ना है बेटा एडवांटेजेस, एज वेल एज थर्ड आपको पढ़ना है बेटा लिमिटेशन। इसका मतलब सर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको 3 चीजें पढ़नी है, एसएम की डेफिनेशन, दूसरा एसएम के एडवांटेजेस एज वेल एज लिमिटेशन। इसके अलावा बेटा आपको एक चीज और पढ़ना है, क्या पढ़ना है सर? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप लोगों को बेसिक ये चीज पता भी होगी बेटा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल होते हैं। अगर आपको पता हो बेटा, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है बेटा लोअर लेवल, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसी चैप्टर के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां नीचे लिख रहा हूं बेटा, ऊपर जगह नहीं है, आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा विजन, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा मिशन, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा गोल्स, और एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब सर एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर आपको एक पढ़ना है विजन, एक पढ़ना है मिशन, एक पढ़ना है गोल्स, एक पढ़ना है ऑब्जेक्टिव, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ना है बेटा इसके अंदर, दैट इज वैल्यूज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो दीज आर द डिफरेंट सब टॉपिक्स अंडर दिस चैप्टर। वापस बोल रहा हूं बेटा, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं उसका एक चार्ट बनाऊंगा। आप लोग भी इस चार्ट को क्या करेंगे बेटा, कॉपी करेंगे। चार्ट को कॉपी करने के पीछे आपको एक ही चीज का लॉजिक है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि आपको इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो सब टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक सब टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। एक पढ़ना है बेटा स्ट्रैटेजी इज पार्शियली प्रोएक्टिव एंड पार्शियली रिएक्टिव। अब एक बात याद रखना, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में आपको तीन चीजें पढ़नी है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन, एडवांटेजेस एज वेल एज लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है सर, ये हो गया फोर्थ कॉन्सेप्ट। फिफ्थ कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है बेटा, स्ट्रैटेजिक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज सिंपल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर तीन लेवल आपको पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है टॉप लेवल, एक आपको पढ़ना है मिडिल लेवल, और एक आपको पढ़ना है लोअर लेवल। जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है। इसी के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर आपको चार सब टॉपिक पढ़ने हैं, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, और एक लास्ट आपको और पढ़ना है, दैट इज वैल्यूज। These are the different subtopics under your chapter number 1, और चैप्टर नंबर 1 है बेटा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जल्दी से इस चार्ट को कॉपी करिए, फिर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। सबसे पहले हम लोग इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज समझेंगे। सर सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले वाई दिस सब्जेक्ट, हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, बीइंग अ सीए स्टूडेंट ये सब्जेक्ट का क्या रेलेवेंस है हमारे लिए। सबसे पहले हम लोग ये चीज समझेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके कॉन्सेप्ट से। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ इस तरीके के चार्ट्स बनवाऊंगा। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इन चार्ट्स को क्या करें, नोट करें। नोटिंग करने से बेटा एक फायदा है, जब आप क्लास के अंदर नोटिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगी। जब चार्ट बेटा ड्रॉ हो जाए तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। लाइव स्टूडेंट प्लीज मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। चार्ट्स जब बन जाए, आपका चार्ट कंप्लीट हो जाए तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा बेटा। हो गया सर, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आप लोगों के सब्जेक्ट से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले तो सर ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं बेटा। सीए बनने के बाद ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीए बनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं बेटा क्या, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का सिंपल सा मतलब है, बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे बेटा प्रैक्टिस, अपना ऑफिस ओपन करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे बेटा लेट अस सपोज बिजनेस। ये सब्जेक्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे मैं दो प्रोफेशन को चूज कर रहा हूं। एक प्रोफेशन बेटा कुछ स्टूडेंट करेंगे अपनी प्रैक्टिस और कुछ स्टूडेंट करेंगे बेटा बिजनेस। ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट तो बेटा ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाएगा। ये सब्जेक्ट आपको सिखाएगा व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है बेटा आप लोग अगर आप लोगों का ऑलरेडी बिजनेस है, ठीक है, आप सीए बनने के बाद अपना फैमिली बिजनेस ही क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू मतलब अपने फैमिली बिजनेस को ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको ये बताएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है सर आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर ने जो बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, उस बिजनेस को आप आगे किस तरीके से लेके जाएंगे। जितनी मेहनत, जितना हार्डवर्क आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर ने बिजनेस को स्टार्ट करने में और आगे बढ़ाने में लगाया, उससे कम
मेहनत में आप उस बिजनेस को और ज्यादा क्या करो, एक्सपेंड करो। सर क्या मतलब? एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, एक कंपनी नेस्ले की बात करते हैं। आपने एक न्यूज सुनी होगी बेटा, नेस्ले कंपनी का एक प्रोडक्ट था बेटा मैगी। आप सबको पता होना चाहिए बेटा, मैगी इज द कोर प्रोडक्ट। मैगी इज द कोर प्रोडक्ट। कोर मतलब बहुत सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट था बेटा नेस्ले कंपनी का। अब सर नेस्ले कंपनी के मैगी वाले प्रोडक्ट के अंदर एक न्यूज फ्लैश हुई कि ये जो मैगी है, इस मैगी के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेल्थ पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, ये जब न्यूज फ्लैश हुई तो बेटा ये जो मैगी है, नेस्ले का जो ये मैगी वाला प्रोडक्ट है, इसकी बेटा सेल क्या हो गई? इसकी सेल डाउन हो गई, जिससे नेस्ले कंपनी को लॉस होने लगा। तो मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के, नेस्ले कंपनी ने क्या किया? नेस्ले कंपनी ने एक स्ट्रैटेजी ऑप्ट करी। स्ट्रैटेजी क्या थी बेटा? स्ट्रैटेजी थी टर्न अराउंड। स्ट्रैटेजी थी बेटा टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का सिंपल सा मतलब है, हमारी कंपनी का जो ये प्रोडक्ट है जिसकी सेल क्या हो रही है, डाउन, इसको वापस से क्या करें? इसको वापस से हम उसी पोजीशन पे लेके आए जिस पोजीशन पे ये पहले था। इसका मतलब लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये स्ट्रैटेजी कहलाती है टर्न अराउंड। तो बेटा नेस्ले ने कहीं ना कहीं क्या किया? अब आप देखिए, मैगी की सेल वापस से क्या हो गई है? इंक्रीज। तो नेस्ले ने क्या करा? नेस्ले ने टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी ऑप्ट करी। जब उसका प्रोडक्ट की सेल क्या हो रही थी? डाउन। तो बेटा उसने क्या करा? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी ऑप्ट करी, और टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने सेल को वापस से क्या करा? इंक्रीज करा। नेस्ले ने बिजनेस चेंज नहीं करा, बिजनेस करने का तरीका चेंज करा। तो बेटा ये जो सब्जेक्ट है ये आपको क्या सिखाएगा? व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी समझाऊंगा पूरी स्ट्रैटेजी, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट, एक एग्जांपल और देता हूं बेटा। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, आपने नाम सुना होगा एक कंपनी का, वोडाफोन। वोडाफोन इंडिविजुअली दूसरी कंपनी को क्या नहीं कर पा रहा था? कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। कॉम्पीट का मतलब कहीं ना कहीं बेटा वोडाफोन किसी दूसरी कंपनी को इंडिविजुअली कंपीट नहीं कर पा रहा था। सेम इज द केस फॉर आइडिया। आइडिया भी इंडिविजुअली किसी दूसरी कंपनी को, दूसरी कंपनी मतलब अपने कॉम्पिटिटर को कंपीट नहीं कर पा रहा था। तो बेटा इन दोनों कंपनी ने कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्ट करी? इन दोनों कंपनी ने क्या कर लिया बेटा? इन दोनों कंपनी ने मर्जर कर लिया। मर्जर करके बेटा इन्होंने कंपनी बना ली वोडाफोन आइडिया। अब ये दोनों मिलके अपने कॉम्पिटिटर्स को कंपीट करने की सोच रहे हैं। तो बेटा एक बात प्रैक्टिकली मुझे बताओ, इन दोनों ने क्या करा? इन दोनों ने एक स्ट्रैटेजी ऑप्ट करी, एंड दैट स्ट्रैटेजी इज मर्जर। इंडिविजुअली ये अपने कॉम्पिटिटर्स को कंपीट नहीं कर पा रहे थे, तो इन दोनों कंपनी ने मर्जर करके अब अपने कॉम्पिटिटर्स को कंपीट करने का सोचा। तो इन्होंने बिजनेस चेंज नहीं करा, बिजनेस करने का तरीका चेंज करा। तो सबसे पहला पॉइंट सर, ये सब्जेक्ट हमें क्या सिखाता है? ये सब्जेक्ट हमें ये सिखाएगा जो हमारा रनिंग बिजनेस है, उस रनिंग बिजनेस के काम करने के तरीके को कैसे चेंज करें। What are the different ways of doing business? तो बेटा कौन सी सिचुएशन में कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्ट की जाए, ये सब्जेक्ट आपको ये सिखाएगा। अब सर अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बेटा एक बात और प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास आएंगे बेटा बहुत सारे क्लाइंट्स। क्लाइंट्स का सिंपल सा मतलब है आपके पास होंगे बेटा बहुत सारे क्लाइंट्स। अब आप क्या करेंगे? आप क्लाइंट्स को क्या प्रोवाइड कराएंगे बेटा? कंसल्टेंसी। फॉर एग्जांपल बेटा अगर आप एक कंपनी की बात करें, आप लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रहे हैं एक कंपनी टाटा। अब टाटा कंपनी आपसे पूछती है कि टाटा कंपनी की अभी तक कार जो थी, कार की जो सेल थी, वो कार की सेल क्या थी? कम थी कंपेयर टू हुंडई, कंपेयर टू मारुति। लेकिन लास्ट कुछ ईयर से आप लोग देख रहे हैं कि टाटा ने क्या करा? टाटा की कार की सेल इंक्रीज हो गई। तो टाटा ने कहीं ना कहीं अपना जो काम करने का तरीका था, दैट इज बिजनेस करने का जो तरीका था, उसमें चेंजेस लाया ना।
तो बेटा कहीं ना कहीं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने क्लाइंट्स को भी क्या प्रोवाइड करानी पड़ेगी, कंसल्टेंसी। कौन सी स्ट्रैटेजी ऑप्ट करे आपका क्लाइंट, जिससे आपके क्लाइंट को क्या हो बेटा, बेनिफिट हो। तो बेटा ये सब्जेक्ट आपको क्या प्रोवाइड कराएगा बेटा, ये सब्जेक्ट आपको इस चीज की नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि आप बिजनेस कैसे करें, आपको ये बताएगा कि किस तरीके से बिजनेस को किया जाए। आपको ये नहीं कहेगा कि बिजनेस चेंज करो, आपको ये बताया जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो बेटा ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को, एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, बीबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट बेटा बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस में यूज होता है और हर मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा इस सब्जेक्ट का रेलेवेंस क्या है। क्लियर है सर? अब स्टार्ट करते हैं सर आपका कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अपना चार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सर अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सिंपल सा मतलब सर मैनेजमेंट की डेफिनेशन। सर सबसे पहले तो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, ये आपकी कोई भी डेफिनेशन फिक्स नहीं है। सर क्या मतलब है? सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया बेटा, डिफाइन किया। सर क्या मतलब है? सर इसका यह मतलब है कि मैनेजमेंट की कोई भी फॉर्मल डेफिनेशन कहीं पे भी गिवन नहीं है, सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया। लेकिन आप लोग जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे वो लिखेंगे बेटा टू सेंसेस में। इसका मतलब आपके मॉड्यूल के अंदर मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया दो तरीके से। सर पहला तरीका क्या, किसको बोला जाता है मैनेजमेंट, वो सिंगल पर्सन जिसको बोल रहे हैं बेटा चीफ ऑर्गन, वो सिंगल पर्सन जिसको क्या बोल रहे हैं बेटा, चीफ ऑर्गन, वो सिंगल पर्सन, या सिंपल सा मतलब बेटा वो की ग्रुप। मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज देखो, या तो एक सिंगल पर्सन जिसको बोल रहे हैं चीफ ऑर्गन, या एक से ज्यादा पर्सन जिसको बोल रहे हैं की ग्रुप, जो बेटा क्या करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के क्या देखता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स के लिए इंचार्ज है। सर क्या मतलब हुआ इसका, वो सिंगल पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो बेटा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उस सिंगल पर्सन या उस ग्रुप ऑफ पर्सन को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो सर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इज डिफाइंड इनटू टू सेंसेस। सर चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। सर हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स का मतलब वो सिंगल पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उस सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट। ठीक। अब सर मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंट और है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है। मैनेजमेंट का काम होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का बेटा इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, उन रिसोर्सेज का बेटा इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट क्या होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है सर वो एक सिंगल पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस लेता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस की जगह वर्ड लिखा है हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। मैनेजमेंट का काम क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो।
सर एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव का मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं, जिसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो ऑन टाइम अवेलेबल हो, और रिसोर्सेज का क्या ना हो, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। अगर रिसोर्सेज चाहिए तो ऑन टाइम रिसोर्सेज अवेलेबल हो और रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। तो वो पर्सन जिसका काम है कि रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाना और रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, उस पर्सन को बोला जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया बेटा अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। अब अकॉर्डिंग टू पर्सन के अंदर इन्होंने बोला गया बेटा वो सिंगल पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो बेटा इंचार्ज होते हैं किसके, हु आर इंचार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। इसका मतलब बेटा वो सिंगल पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, उस पर्सन को बोला जाता है मैनेजमेंट। और उस पर्सन का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेस का इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट क्या हो, यूटिलाइजेशन हो। तो पहला जो डेफिनेशन है बेटा वो अकॉर्डिंग टू पर्सन बोला गया आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। अब सेकंड डेफिनेशन आपके मॉड्यूल ने क्या दी बेटा, सेकंड डेफिनेशन दी गई अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अब सर अकॉर्डिंग टू फंक्शंस की बात करें तो मैनेजमेंट किसको बोला गया, फंक्शंस के अकॉर्डिंग। वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्या करते हैं, जो बेटा इंटर रिलेटेड, ध्यान से सुनना, वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो क्या करते हैं, जो बेटा इंटर रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सर इंटर रिलेटेड फंक्शंस का मतलब कौन कौन से फंक्शंस, वो ग्रुप ऑफ पर्संस या वो सिंगल पर्सन जो प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद बेटा स्टाफिंग के बाद बेटा डायरेक्टिंग के बाद बेटा कंट्रोलिंग। वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो बेटा ये क्या करते हैं, इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उनको बोला जाता है बेटा मैनेजमेंट। सर प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग का सिंपल सा मतलब है एक्टिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। मींस हमें फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए आज हम कुछ चीज सोच रहे हैं। जैसे फ्यूचर में मुझे किसी कंपनी को खरीदना है तो आज मैं बहुत सारी चीजों को क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा फ्यूचर के लिए, इसको बोलते हैं प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल सा मतलब है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को रिसोर्सेस चाहिए, उन रिसोर्सेस को क्या करवाना बेटा, एलोकेट करवाना। स्टाफिंग का मतलब है सर, स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब है मुझे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना बेटा, हेरारकी को इंप्लीमेंट करना। सिंपल सा मतलब हर एम्प्लॉय को उनके रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताना कि आप सेल्स के मैनेजर हैं, आपका ये रोल है, आप एचआर के मैनेजर हैं, आपका ये रोल है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, डायरेक्टिंग का मतलब एम्प्लॉयज से क्या करना, एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज की एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, और अगर एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस के अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो बेटा क्या लेना, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। सर क्या मतलब, जैसे मैंने एम्प्लॉयज को बोला 10 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, तो प्लान्ड परफॉर्मेंस हुई 10 दिन, लेकिन 10 की जगह कुछ एम्प्लॉयज ने वो काम किया 12 दिन में, तो एक्चुअल क्या हुआ 12 दिन। दोनों में अगर मैंने कंपैरिजन किया तो डिफरेंस आया 2 दिन का। तो जिन एम्प्लॉयज की वजह से 2 दिन का डिले हुआ, उन एम्प्लॉयज के अगेंस्ट क्या लेना, एक्शन। इसको बोलते हैं बेटा कंट्रोलिंग। तो वापस आ रहा हूं बेटा, आपके स्टडी मॉड्यूल ने मैनेजमेंट को डिफाइन किया 2 तरीके से, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्सन बेटा वो चीफ ऑर्गन या वो की ग्रुप
who are in charge of its affairs are known as management. और वो चीफ ऑर्गन और वो की ग्रुप का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो. सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फंक्शन. वो चीफ ऑर्गन या वो की ग्रुप जो फॉलोइंग इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनको बोला जाता है मैनेजमेंट. फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. प्लानिंग का मतलब फ्यूचर में हमें क्या काम करना है उसके बारे में आज सोचना. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एम्प्लॉयज को जो भी रिसोर्सेस चाहिए उन रिसोर्सेस को एलोकेट करवाना. स्टाफिंग का मतलब हर एम्प्लॉयज को उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना. डायरेक्टिंग का मतलब एम्प्लॉयज के साथ बात करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना. और कंट्रोलिंग का मतलब एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना. और कहीं भी अगर क्या लगता है डेविएशन मतलब डिफरेंस, तो उन एम्प्लॉयज के अगेंस्ट क्या लेना, एक्शन लेना. तो वो पर्सन जो ये काम करते हैं, ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या वो पर्सन जो ये फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट. आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज क्लियर टू एवरीवन. तो बेटा एक बात याद रखना, आपको जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है वो लिखनी है अकॉर्डिंग टू टू सेंसेस. क्लियर है? तो हेडिंग डाल लो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. लिखो बेटा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डैश डाल के लिखो. द टर्म मैनेजमेंट इज डिफाइंड इनटू टू सेंसेस. The term management is defined into two senses. The term management is defined into two senses. अब A B C D A B करके लिखो. फर्स्ट पॉइंट दैट इज A. लिखो A के अंदर A. A में लिखो it is used with reference to. It is used with reference to key group or chief organ. It is used with reference to key group or chief organ who are in charge of its affairs. It is used in reference to key group or chief organ who are in charge of its affairs. Who are in charge of its affairs. अंडरलाइन करो यहां पे चीफ ऑर्गन, की ग्रुप और अफेयर्स को. अफेयर्स का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेते हैं, डिसीजंस. तो आपने लिखा है इट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू की ग्रुप और चीफ ऑर्गन हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स. फुल स्टॉप. एक लाइन और लिखोगे इसके अंदर, एक लाइन और लिखोगे. मैनेजमेंट इसी के अंदर नेक्स्ट लाइन से लिखो इसी पॉइंट में. मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन. मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन और की ग्रुप. मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन और की ग्रुप. Management is the chief organ or key group who undertake the task who undertake the task of effective and efficient utilization of resources. Who undertake the task of efficient and effective utilization of resources. इसका मतलब वो पर्सन जो क्या करेगा, या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जिसका काम है कि जो भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं
उनका क्या हो, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब जो भी रिसोर्सेज जिसको चाहिए वो ऑन टाइम मिले और रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। तो ये लिखा है बेटा, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप who are undertaking the task of efficient and effective utilization of resources। तो आपने लिखा है बेटा सबसे पहला पॉइंट अकॉर्डिंग टू पर्सन। अकॉर्डिंग टू पर्सन के अंदर आपने बताया वो चीफ ऑर्गन या वो की ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन के क्या देखता है, अफेयर्स, हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स आर नोन एज मैनेजमेंट। इसमें आपने एक चीज और बताई बेटा, वो पर्सन जिसका काम होता है, जिसका टास्क होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्सेज है उसका इफिशिएंट और इफेक्टिव क्या हो, यूटिलाइजेशन, उसको बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट। आई होप क्लियर है सबको। अब सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, द सेकंड पॉइंट, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड, the term management is also used with reference to, the term management is also used with reference to set of interrelated functions, the term management is also used with reference to set of interrelated functions। इसका मतलब सर सेकंड डेफिनेशन बताई गई फंक्शंस के अकॉर्डिंग। द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस, फुल स्टॉप। द फंक्शंस इंक्लूड्स, अब ऐसे करके एरो लगा के लिख लेना, the functions includes planning, the functions includes planning। planning का मतलब क्या होता है बेटा, लिखो डैश डाल के आगे, acting in advance, acting in advance what is to be done in future। planning डैश डाल के लिखो, acting in advance what is to be done in future। बेटा आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर में ग्रुप 2 क्लियर करना है, तो आज आप लोग क्या करेंगे, प्लानिंग फ्यूचर के लिए कि इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, इतने देर पढ़ाई करेंगे, इस सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस देंगे, इस सब्जेक्ट को इतना इंपॉर्टेंस देंगे, आज ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कल ये वाला पढ़ेंगे, इतने दिन तक हमारा इतना % कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। थोड़ा प्लानिंग मतलब एक्टिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। सेकंड डैश आगे लिखो बेटा, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डैश आगे लिखो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका सिंपल सा मतलब है बेटा, एम्प्लॉयज को जो भी रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज को एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड लिखो बेटा इसके अंदर, स्टाफिंग, स्टाफिंग, स्टाफिंग में डैश डाके लिखो बेटा, स्टाफिंग में डैश डाके लिखो, डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब हर एम्प्लॉय की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना, डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट लिखो डायरेक्टिंग, नेक्स्ट लिखो बेटा डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में डैश डाल के लिखो, डायरेक्टिंग में डैश डाल के कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कॉमा मोटिवेशन, कम्युनिकेशन कॉमा मोटिवेशन। इसका मतलब एम्प्लॉयज से बात करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, ये होता है फंक्शंस जिसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। कम्युनिकेशन कॉमा मोटिवेशन। एंड लास्ट लिखो बेटा कंट्रोलिंग,
कई बार कंट्रोल भी बोल देते हैं, कई बार कंट्रोलिंग। डैश आगे लिखो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड comparing actual performance with planned performance and if any deviation का मतलब दोनों में कुछ भी डिफरेंस आ रहा है, and if any deviation exist then take necessary corrective action, then take necessary corrective action। अब इनको अंडरलाइन कर लो, प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को। तो बेटा हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया, डिफाइन। हमने जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी वो दो तरीके से, पहला जो तरीका था वो था अकॉर्डिंग टू पर्सन। अकॉर्डिंग टू पर्सन में हमने देखा वो एक सिंगल पर्सन को बोल रहे हैं चीफ ऑर्गन, और वो ग्रुप ऑफ पर्संस जिसको बोल रहे हैं की ग्रुप, जो क्या होता है बेटा, हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेता है, डिसीजन, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और उन पर्सन का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेस का इफेक्टिव और एफिशिएंट क्या हो, यूटिलाइजेशन। सेकंड आपने डेफिनेशन पढ़ा बेटा अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन मतलब वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। सर कौन कौन से फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब एक्टिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। ऑर्गेनाइजिंग मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। स्टाफिंग मतलब डिफाइनिंग रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्टिंग मतलब कम्युनिकेशन एज वेल एज मोटिवेशन। कंट्रोलिंग मतलब कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस एंड इफ डेविएशन एग्जिस्ट देन टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन। यहां तक क्लियर है सर सबको? तो आपको समझ आ गया होगा नोटिंग करने से क्या फायदा है। सर 5-1 मिनट बचे हैं, लेक्चर ओवर कर दूंगा आज का, फिर नेक्स्ट सेशन से इससे आगे पढ़ेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, हेडिंग डाल लो बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ एसएम। कॉन्सेप्ट ऑफ एसएम को स्लैश डाल के लिख लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम मींस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसएम या ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम। बस एक चीज याद रखना सर, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से आगे का पढ़ेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? पहला ऑब्जेक्टिव है टू गेन, समझ लो बस स्टेटमेंट है, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब किस तरीके से हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट करें, किस तरीके से हम अपने कॉम्पिटिटर को बीट करें, मींस किस तरीके से हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकले, ये ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। सर मुझे बताओ, एक कंपनी है बेटा टाटा और एक कंपनी है बेटा मारुति। मारुति कंपनी क्या चाहेगी कि उसका जो कॉम्पिटिटर है टाटा, उसको किस तरीके से बीट करें, मींस किस तरीके से टाटा से आगे निकलें, और टाटा क्या चाहेगी किस तरीके से मारुति से आगे निकलें। इसको बोलते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मींस अपने कॉम्पिटिटर को कैसे हराएं।
ये एक ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, अपनी कंपनी को कैसे गाइड करें कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली क्या कर जाए बेटा, सरवाइव करे। अपनी कंपनी को कैसे गाइड करें कि कंपनी सरवाइव करती रहे, किस सिचुएशन में सरवाइव करती रहे, कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, मींस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट में कुछ भी चेंजेस होता है तो हमारी कंपनी एनवायरमेंट के चेंज होने के बाद भी सरवाइव करती रहे। सर क्या मतलब, मार्केट मतलब एक्सटर्नल एनवायरमेंट या इंटरनल एनवायरमेंट में कुछ भी होता है तो हम उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करें, अपने आप को चेंज करें, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। बेटा बीसी के सब्जेक्ट में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरमेंट। अब मुझे एक बात बताओ प्रैक्टिकली, अगर एनवायरमेंट की बात करें तो बेटा वो सारे फैक्टर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट डालते हैं उसको एनवायरमेंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मार्केट में आया कोविड आने के बाद, कोविड एक ऐसे सिचुएशन आई थी कि बहुत सारी कंपनीज बेटा सरवाइव ही नहीं कर पाई। तो कोविड, इसका मतलब एनवायरमेंट में कुछ भी हो जाए, हमारी कंपनी एनवायरमेंट में कुछ भी होता रहे लेकिन हमारी कंपनी क्या कर जाए, सरवाइव कर जाए। अगर आप मार्केट में सरवाइव कर गए तो धीरे धीरे आप क्या अचीव कर लोगे, प्रॉफिट। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पहले तो ये सिखाएगा कि आप लोग किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलें, ठीक है, कैसे अपने कॉम्पिटिटर को बीट करें, और ये भी सिखाएगा आपको कि किस तरीके से एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सरवाइव कर पाओ। एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करो कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सरवाइव कर पाए। तो ये दो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट एक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बेटा लिख लो, 2 पॉइंट ही लिखने हैं बस और कुछ नहीं है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया मैंने 2 पॉइंट। तो लिख लो बेटा, ओवरऑल, पहले हेडिंग डाल लो ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट, टू गेन और क्रिएट competitive advantage, to gain or create competitive advantage, to gain or create competitive advantage, that is company can outperform आउटपरफॉर्म का मतलब बीट करना। कंपनी कैन आउटपरफॉर्म दी कॉम्पिटिटर की जगह कॉम्पिटिटर्स। कंपनी कैन आउटपरफॉर्म दी कॉम्पिटिटर्स। सेकेंड पॉइंट, टू गाइड दी कंपनी, to guide the company how successfully survive through all changes in environment, through all changes in environment। तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का? पहला ऑब्जेक्टिव है किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलें या किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को हराएं, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और दूसरा बेटा किस तरीके से एनवायरमेंट में कुछ भी होता रहे हम सक्सेसफुली बने रहें, सक्सेसफुली सरवाइव करते रहें।
ये बेटा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। ये मैंने अभी इसलिए आपको बताया 2 पॉइंट, बिकॉज कहीं ना कहीं बेटा इन पे एमसीक्यू बन सकता है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो बेटा प्लीज मुझे बताइए। आपने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा अभी, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग आगे के जो लेक्चर है, दैट इज आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग के लेक्चर्स अराउंड 1 आवर होंगे, फिर हम ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का आपका जो भी रहेगा टाइमिंग, अभी टाइमिंग एक्चुअल में स्टूडेंट का क्या नहीं हो रहा, सेट नहीं हो पा रहा, तो जो भी नेक्स्ट लेक्चर के टाइमिंग रहेंगे वो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। ठीक है सर, अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। नंबर अपना लिख रहा हूं यहां पे, मेरा पर्सनल नंबर है 9897095049। वो सारे स्टूडेंट जो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे से परचेज कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूं बेटा अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।